हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछला वीडियो डाला था उसमें हमने मात्राओं की गणना के बारे में, नियमों के बारे में जानकारी नहीं ली थी। तो अब हम इस वीडियो में इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ और मैंने ये छोटा सा प्रयास किया है सभी दोस्तों के लिए जिसको मात्राओं की गणना में परेशानी होती है। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों के पास पहुंचाने का प्रयास करें जिसको इसकी ज़रूरत हो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अब अपने पार्ट 2 पर। सबसे पहले हम जानते हैं कि छंद में मात्रा लगाने का नियम क्या होता है। ठीक है, तो चंद्र बिंदु लगाने से वर्ण की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि चंद्र बिंदु किसी दीर्घ स्वर में जुड़ा हो तो वह वर्ण दीर्घ ही होगा, और अगर किसी लघु स्वर में चंद्र बिंदु जुड़ा हो या लगा हो तो वह लघु वर्ण ही होगा। और ये दीर्घ स्वर का प्रतीक चिन्ह है और ये लघु स्वर का प्रतीक चिन्ह है या सिंबॉलिक जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने नियम पर। तो ये शब्द लिखा हुआ है हंसी, दूसरा लिखा हुआ अंगना, तीसरा है महंगा और चौथा शब्द लिखा हुआ खांसी। ठीक है दोस्तों, तो जब चलते हैं हम इस हंसी पर, तो हंसी में ये चंद्र बिंदु जड़ा लगा हुआ है इस पे है पे। ठीक है, और जबकि ये सी है तो ये अपने आप में दीर्घ वर्ण है, तो इस पे हम ये दीर्घ मात्रा काउंट करेंगे। और इस है पर चंद्र बिंदु लगा जबकि ये अपने आप में लघु है तो ये लघु ही काउंट करेंगे, क्योंकि चंद्र बिंदु के लगने से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम चलते हैं। ये अंगना लिखा हुआ, अंगना में भी ये जो नावर्ण है तो ये अपने आप में दीर्घ वर्ण है, तो इस पर दीर्घ काउंट कर दी मात्रा हमने। ये गे है तो ये लघु है अपने आप में, तो इसमें हम लघु काउंट कर देंगे। और इस ए पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो हमने इससे चंद्र बिंदु से इस ए पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये लघु हैं तो लघु ही मात्रा हम काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अब चलते हैं हम खांसी। तो जो खांसी शब्द है इसमें ये सी शब्द है अपने आप में दीर्घ वर्ण है, तो इसमें हमने दीर्घ मात्रा काउंट कर दी। ठीक है, और ये खांसी, इस पे चंद्र बिंदु लगने से कोई परिवर्तन इसमें नहीं होने वाला। ठीक है, ये खा जो लिखा हुआ है तो ये अपने आप में दीर्घ वर्ण है, तो हम इसमें दीर्घ मात्रा ही काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इससे अगले वाले नियम पर। तो दूसरा नियम है हमारा विसर्ग। विसर्ग व अनुस्वार। विसर्ग का जो सिंबॉलिक या प्रतीक चिन्ह है ये है, और अनुस्वार का प्रतीक चिन्ह यह है। ठीक है, तो विसर्ग व अनुस्वार युक्त जो वर्ण होंगे उनमें हम गुरु की मात्रा ही काउंट करेंगे। ठीक है, या दीर्घ मात्रा ही काउंट करेंगे। जिन स्वरों में या जिन वर्णों में विसर्ग हों या अनुस्वार युक्त हों। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में तो आ रहा है ना। तो चलते हैं हम अब इन शब्दों पर। ये लिखा हुआ अथः, ये लिखा है प्रातः, ये लिखा है प्राय, ये लिखा है वस्तुतः। ठीक है दोस्तों, तो अब अथः में ये जो त वर्ण हैं ये विसर्ग युक्त हैं, तो इसमें हमने जैसा कि पहले ही ऊपर नियम में बताया गया है कि विसर्ग युक्त जो वर्ण होगा वो दीर्घ होगा, तो इसमें हमने दीर्घ मात्रा काउंट कर दी। ठीक है, ये लिखा हुआ प्रातः, प्रातः में ये त जो है विसर्ग युक्त
वर्ण है तो इसमें हमने दीर्घ मात्रा काउंट कर दी, और ये प्राजो शब्द लिखा हुआ है तो ये अपने आप में दीर्घ है, तो इस पर हमने दीर्घ मात्रा काउंट कर दी। इससे इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये तो अपने आप में प्राजो लिखा हुआ है वो दीर्घ वर्ण है। उसी प्रकार अब हम चलते हैं प्राय। प्राय में भी हम देखते हैं कि ये जो वर्ण है ये विसर्ग युक्त हैं, तो इसको हमने दीर्घ बना दिया, और वैसे ही प्राजो है ये दीर्घ वर्ण है तो दीर्घ की मात्रा काउंट कर दी। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। वस्तुतः, तो इसमें जो ये त है ये विसर्ग युक्त शब्द हैं या वर्ण हैं, तो इसमें हमने गुरु की मात्रा काउंट कर दी, और ये जो शब्द हैं ये अपने आप में लघु हैं तो इसको हमने लघु मात्रा काउंट कर दी, और ये लघु है तो इस पर लघु मात्रा काउंट कर दी। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे हम चलते हैं। हलंत युक्त वर्ण से पूर्व का वर्ण गुरु या दीर्घ ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जो शब्द या जो वर्ण हलंत से युक्त होगा उससे जो पहले का वर्ण होगा यानी पूर्व का वर्ण होगा उसको हम गुरु मानेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ये शब्द लिखा हुआ मध्य, विद्या, जगत और महान, तो अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें द पे हलंत लगा है, इसमें भी द पे हलंत लगा है, और इस त पे हलंत लगा है, और इस न पे हलंत लगा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हम चलते हैं इस पे विद्या पे, तो ये जो वर्ण है वो अपने आप में लघु है तो लघु काउंट कर दी, ये भी लघु है तो इस पर लघु कर दी, ये अपने आप में लघु है द तो इस पर लघु कर दी, जबकि इस पर हलंत लगा है तो इससे पूर्व का जो वर्ण यानी म है उसको हम दीर्घ बना देंगे। ठीक है, तो इस पर हमने, जबकि अपने आप में म है वो लघु है, पर नियम के अनुसार क्योंकि इस पर हलंत लगा है ना तो इससे पूर्व का वर्ण यही हुआ, और इस म को हमने इस प्रकार दीर्घ बना दिया। ठीक है, और दीर्घ मात्रा काउंट कर दी। उसी प्रकार चलते हैं हम इस पे विद्या पे, तो ये जो या वर्ण है ये अपने आप में गुरु हैं, तो इस पर हमने गुरु की मात्रा काउंट कर दी। ये द है ये अपने आप में लघु है तो इसको हमने लघु मात्रा काउंट कर दी है, और इस पे हलंत लगा है द पे, तो इससे पूर्व का वर्ण जो ये वी है ये भी अपने आप में लघु ही है, पर नियम के अनुसार हलंत है ना तो हलंत से पूर्व का वर्ण यही हुआ वी, तो इसको हमने दीर्घ बना दिया। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हम चलते हैं इस महान पे, तो महान में ये न है इस पे हलंत लगा, ये अपने आप में लघु हैं तो इस पे लघु मात्रा काउंट कर दी। अब इस हलंत से पहले का वर्ण जो हा है ये अपने आप में दीर्घ, पर नियम के अनुसार इसमें हम दीर्घ ही बनाएंगे, चाहे यहाँ पे अगर लघु होता तो इसको हम दीर्घ बना देते, अभी अपने आप में दीर्घ है तो ये वैसे ही दीर्घ बन गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले नियम पर। तो अगला नियम कहता है संयुक्त या द्वित्व वर्ण से पूर्व का वर्ण भी दीर्घ यानी गुरु की मात्रा ही काउंट होती है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे द्वित्व वर्ण होंगे, जैसे दिल्ली होता है ना द्वित्व वर्ण, और संयुक्त वर्ण जैसे क्ष, त्र, झें, ये 4 वर्ण होते हैं संयुक्त। ठीक है, इन दोनों वर्णों से पूर्व का जो वर्ण होगा उसको हम दीर्घ काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अब इन शब्दों पे उदाहरण देखते हैं हम। जैसे ये लिखा हुआ सत्य, तो ये द्वित्व वर्ण में आता है सत्य, तो ये पे आधा तय लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया द्वित्व वर्ण। तो द्वित्व वर्ण से पहले का वर्ण नियम के अनुसार हम पढ़ लेते हैं कि पूर्व का वर्ण भी गुरु ही माना जाएगा। तो ठीक है, ये सत्य अपने आप में लघु है, बट नियम के अनुसार ये द्वित्व वर्ण से पूर्व का वर्ण है तो इसमें हमने दीर्घ मात्रा काउंट कर दी है। ठीक है, वैसे इसमें लिखा भी है मैंने, तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, और अगर नहीं आए आपको समझ में तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इसमें ये कन्फ्यूज़न है या फिर इसमें ये गलती हुई है, तो मैं इसको सुधारूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों,
तो चलते हैं अब हम इस शब्द पे, कर्म। ये कर्म जो लिखा हुआ ये भी द्वित्व है, मैं शब्द इसमें र जुड़ा हुआ आधा, ठीक है। तो इससे पहले का वर्ण जो क है ये अपने आप में लघु है, बट इस नियम के अनुसार ये द्वित्व है, तो द्वित्व वर्ण से पूर्व का वर्ण क है, तो इसको हमने गुरु बना दिया, ठीक है, गुरु या दीर्घ, तो इसकी मात्रा काउंट कर दी। उसी प्रकार ये वज्र लिखा हुआ, वज्र में भी हमने देखा ये जय इसमें आधा रह जुड़ा हुआ, तो ये भी बना द्वित्व वर्ण, तो इस ये तो अपने आप में ऑलरेडी ही लघु है, तो इसमें हमने लघु मात्रा काउंट कर दी, जबकि ये द्वित्व वर्ण से पूर्व का वर्ण व है, तो इस व में हमने गुरु की मात्रा काउंट की, क्योंकि द्वित्व वर्ण से पूर्व का वर्ण जो होता है वो दीर्घ माना जाएगा, ठीक है, नियम के अनुसार। उसी प्रकार दोस्तों अब हम चलते हैं संयुक्त वर्णों पे, ठीक है दोस्तों। तो संयुक्त वर्णों में जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जैसे क, क्ष, त्र, झ, ये जो वर्ण होते हैं ये संयुक्त वर्णों में गिने जाते हैं। तो ये यज्ञ लिखा हुआ है, ये कक्ष है, ये वर्स्व है, वर्तस्व है, ये ज्योत्सना लिखा हुआ, ठीक है। तो चलते हैं हम यज्ञ पे। तो ये ज्ञ जो लिखा हुआ है तो ये अपने आप में संयुक्त वर्ण है, ठीक है। तो इससे पूर्व का वर्ण ये, जबकि ये जो शब्द लिखा या वर्ण लिखा हुआ तो ये अपने आप में लघु है, बट ये जो संयुक्त वर्ण है इससे पूर्व आया तो इसको हम दीर्घ बना देंगे, ठीक है। उसी प्रकार चलते हैं कक्ष, तो इसमें भी ये संयुक्त वर्ण क्ष, तो इस क्ष से पूर्व के वर्ण को हम दीर्घ यानी गुरु बना देंगे, ठीक है। तो इसमें हमने गुरु की मात्रा काउंट कर दी। उसी प्रकार चलते हैं हम वर्तस्य पर, तो इसमें भी देखते हैं हम कि ये जो हैं ये द्वित्व वर्णों में गिनती आती है इसकी, तो ये अपने आप में लघु हैं, तो इसमें हमने लघु मात्रा काउंट कर दी, और इससे पूर्व का वर्ण जो ये व लिखा हुआ तो इसको हमने गुरु बना दिया और गुरु की मात्रा काउंट कर दी, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार ये ज्योतिषना लिखा हुआ तो उसमें भी यही है कि ये भी द्वित्व वर्णों में गिनती आता है। तो ये जो ना वर्ण लिखा हुआ तो ये अपने आप में दीर्घ हैं, तो हमने इस पे दीर्घ की मात्रा काउंट कर दी, और इससे पूर्व का जो वर्ण है ये अपने आप में वैसे भी दीर्घ हैं, बट नियम के अनुसार हम इसको दीर्घ ही मानेंगे। अगर यहाँ पे लघु वर्ण होता तो हम इसको दीर्घ ही करते हैं, और ये चूँकि अपने आप में दीर्घ हैं तो हमने इस पे दीर्घ मात्रा ही काउंट कर दी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि मात्राओं की गणना वर्णों के उच्चारण समय पर भी निर्भर करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्णों का उच्चारण समय क्या होता है, तो दोस्तों मेरी बात सुनो ध्यान से। यदि दीर्घ वर्ण के या दीर्घ स्वर के उच्चारण में भी कम समय लगे तो वह वर्ण लघु होगा, ठीक है। और अगर लघु वर्ण हैं और उसके उच्चारण में भी हमें वहाँ पे अधिक समय लगे तो वो दीर्घ वर्ण में या गुरु में होगा, या गुरु में इसकी गिनती होगी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अब इस नियम को हम समझते हैं कि किस प्रकार से गुरु को लघु किया है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम इसके उदाहरण पे। जैसे ये लिखा हुआ मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल के ग्वारन, मतलब ये कि मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल के ग्वारन, मतलब मनुष्य हो तो वही, ठीक है। इसका भावार्थ हम इसके भावार्थ पे नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें तो अपने टॉपिक पे चलना, ठीक है। अगर आपको इसके भावार्थ या फिर जैसे आप चाहते हो कि नया कंटेंट हो और उसमें हम इनको दोहों छंद चौपाई इनके बारे में भी डिटेल में जानकारी चाहते हो आप, तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर भी आपको अच्छे से अच्छा और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों।
तो जैसा कि हमने देखा, मानुष हो थो वही रसकानी बसो बरज गोकुल के ग्वारन। तो अब इसमें जो ये तो शब्द लिखा है या वर्ण लिखा है, तो ये अपने आप में दीर्घ है, ठीक है। और वैसे ही अब हम चलते हैं आगे। ये तो के जो शब्द लिखा है या वर्ण लिखा है, ये भी अपने आप में गुरु हैं, ठीक है। लेकिन इनके उच्चारण में आप स्वयं से इसको उच्चारण करके देखो कि मानुष हो तो वही रसखानी। अब तो जो वर्ण है इसमें हमको बोलने में या उच्चारण करने में समय बहुत कम लग रहा, तो इसलिए इसको हमने लघु वर्ण बनाया है, ठीक है। अब उसी प्रकार आगे चलते हैं, आगे की इस पे पद्य पे। तो बसो बरज गोकुल के ग्वारन। अब ये जो के वर्ण है, इसके उच्चारण में भी हमें कम समय लग रहा है, तो इसको हमने क्या किया, लघु काउंट किया, ठीक है। तो दोस्तों आप स्वयं से भी इसको उच्चारण करके देखेंगे और अधिक से अधिक आप इनका प्रयास करोगे, तो मैं सोचता हूँ कि अच्छे से आपको ये समझ में आएंगे कि किस प्रकार उच्चारण में किस वर्ण के उच्चारण में कम समय लग रहा है, और अगर वो दीर्घ वर्ण है तो उसको लघु हम कैसे बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी मैंने लिखा भी है इसको, तो ठीक है। इसमें तो व के दीर्घ वर्ण हैं, पर उच्चारण में कम समय लगने के कारण लघु ही माना जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, ये तो हुआ छंद में मात्रा लगाने का नियम। अब आपने पढ़ा होगा कि वर्णों की गणना कैसे की जाती है, ठीक है। गणना कैसे की जाती है छंदों में, जो होता है वर्ण, उनकी गणना कैसे की जाती है। जैसे कि मैंने पिछला जो वीडियो डाला था उसमें ये गण, मगण, तगण, रगण, बगण, जगण, नगण, सगण, ये सब आपको बोला था कि आप इसको याद करो, ये बेसिक जानकारी। इसी से आपको आगे के जो आपके चैप्टर होंगे उनमें बहुत सारी हेल्प मिलेगी और आपको सब समझ में आएगा आसानी से कि किस प्रकार से ये गण होता है, किस प्रकार से तगण होता है, तगण में कितनी मात्राएं होती है, जगण में कितनी मात्राएं होती है, इस प्रकार, ठीक है दोस्तों। तो आप इस पार्ट को देखने से पहले उस पार्ट को अच्छे से समझें और उसका प्रयास करें दोहराने का। उसके बाद में इसको समझोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें क्या होती है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो मूल रूप से छंद दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो मात्रिक, जिनकी गणना हमने इनमें की है, ठीक है, यानी मात्राओं की गणना। मात्रिक का अर्थ होता है मात्राओं की गणना छंद में, ठीक है। और दूसरा होता है वर्णिक, मतलब वर्णों की गणना करना, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम अब इसके उदाहरण पर। जैसे ये लिखा हुआ, ये दोआ है, और दोआ अपने आप में अर्धसममात्रिक छंद होता है। क्या होता है दोस्तों, दोआ अर्धमात्रिक समछंद होता है, मतलब अर्धसममात्रिक छंद होता है ये। और इसमें प्रथम व तृतीय चरण में, मतलब दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है, व द्वितीय यानी दूसरे और चौथे चरण में दोहे के 11-11 मात्राएं होती है, ठीक है दोस्तों। क्या समझा आपने कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में होती है 13-13 मात्राएं, और दोहे के दूसरे और चौथे चरण में होती है 11-11 मात्राएं। तो ये जो दोहा लिखा है उसको पढ़ते हैं हम, चलो। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनऊ रघुवर विमल जस, बरनऊ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारी, ठीक है दोस्तों। मैं थोड़ा सा हाँ ठीक है। तो ये यहाँ तक एक पहला जो चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है यहाँ तक, और ये यहाँ पूरा होता है चौथा चरण, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसमें मात्राओं की वर्णों मात्राओं की गणना करते हैं। तो चलते हैं।
ये लिखा हुआ तो इसको हमने दीर्घ काउंट कर दिया। ये लिखा हुआ ये अपने आप में लघु है तो लघु, ये लघु है तो इस पे लघु, ये लघु है तो इस पे लघु, ये भी लघु है तो इस पे भी लघु। ठीक है दोस्तों। और जैसे करते करते हम चलते हैं सरोज पे। तो सरोज में ये जे अपने आप में लघु है, ये रो पे ओ की मात्रा लगी है तो ये अपने आप में दीर्घ है तो दीर्घ मात्रा काउंट कर दी। और ये से अपने आप में लघु है तो इसमें हमने लघु मात्रा काउंट कर दी। उसी प्रकार हम काउंट करते हुए चलते हैं और हम चलते हैं इस तृतीय चरण पर। ठीक है, ये तृतीय चरण में लिखा हुआ वर्णव। अब इसमें सभी जो वर्ण हैं या सभी जो स्वर हैं वो लघु हैं तो इसमें हमने लघु लघु काउंट कर दी। ठीक है, और इसमें भी लघु हैं तो इसमें भी हमने लघु काउंट कर दी। इसमें लघु हैं तो इसमें लघु काउंट कर दी। ये नीचे जो लिखा हुआ है ना, ये प्रत्येक चिन्ह लघु का है दोस्तों, और इसमें भी लघु हैं तो इसमें लघु काउंट कर दी। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमने मात्राएं काउंट किए वो सही हैं या फिर गलत हैं। तो चलो हम देखते हैं कि जैसा हमने बोला था कि प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो अब हम इन मात्राओं की गिनती करते हैं। जैसे गिनते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि ये दीर्घ है। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है दोस्तों, आ गया अपना प्रथम चरण का 13। और अब चलते हैं हम तीसरे चरण की ओर। तो ये तीसरा चरण है यहाँ तक। तो इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, अब उसी प्रकार हम देखते हैं कि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो चलते हैं हम चौथे चरण की तरफ। जो हमने मात्राएं लगाई हैं उसको हम जानेंगे तो सही ना कि किस चरण में हमने कितनी मात्राएं काउंट किए और वो काउंट किए वो सही हैं या फिर गलत हैं। तो ये चौथा चरण है, इस चरण में होंगी 11 मात्राएं। ठीक है, तो इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो मात्राएं काउंट की थी वो हमारा राइट है। तो चलते हैं दोस्तों हम अब अगले पेज की तरफ। ये लिखा है हरिगीतिका। अब चलते हैं हम वर्णों की गणना कैसे करते हैं, इसके आगे जो होगा उसको हम अच्छी तरह से जानेंगे। पहले हम मात्राओं की काउंटिंग करते हैं, उसके बाद में फिर वर्णों की काउंटिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये चलते हैं हरिगीतिका। ये भी सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में इसमें 28 मात्राएं होती हैं और यति होती है इस पर 16 और 12 पे। यति का मतलब होता है ठहरना या रुकाव। ठीक है दोस्तों, और अंत में हरिगीतिका जो छंद होता है उसके अंत में लघु व दीर्घ वर्ण होता है। ठीक है, तो इसको अब हम काउंट करते हैं। ये 2 लिखा हुआ या ये हरिगीतिका छंद का पद है। कहते हुए यूं उतरा के नेत्र, कहते हुए यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए। और दूसरा पद है हिम के कणों से पूर्ण, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब हम इसमें मात्राओं की काउंटिंग करते हैं या फिर मात्रा लगाते हैं। ठीक है, ये लघु वर्ण है, इस पर लघु कर दिया। ये लघु है, इस पर लघु काउंट कर दी। ये दीर्घ हो गया तो इस पर दीर्घ कर दी। ये अपने आप में लघु है तो लघु कर दी। ये जो हैं ये तो ये भी लघु दीर्घ हुआ तो ये अपने आप में दीर्घ हैं तो ये दीर्घ कर दिया हमने। ये दीर्घ है तो दीर्घ कर दिया। इस प्रकार से हमने काउंट करते हुए चलते हैं आगे के पद्य की तरफ। और इसी प्रकार हम इसमें भी चलते हैं। तो ये कणों, इस पर काउंट करते हैं। ये के जो वर्ण अपने आप में लघु है तो इस पर लघु काउंट कर दी। ये दीर्घ है तो इस पर दीर्घ काउंट कर दी। अब चलो दोस्तों हम चलते हैं इसकी मात्राओं की जांच करने की। 28 मात्राएं होंगी इनमें और 16-12 पर यति होंगी। ठीक है, तो ये
काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, यहाँ पर यति होगी 16 आ गया ना, ये 16 ही लिखा हुआ है कि 16 पर यति होगी, मतलब 16 पर रुकना या ठहराव करना, जो भी आप अपनी भाषा में समझते हो उसको यति बोलते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ा रुकना होता है। इसके बाद चलते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए 12, ये दूसरे चरण में 12 पर यति हुई। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे चरण की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया यति। और फिर चलते हैं हम इस पे लास्ट वाले पे पद्य पे, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, मतलब इसका मतलब हमने जो काउंट की थी मात्राएं वो सही हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं हम, ये तो हुआ मात्राओं की गणना या छंद में मात्राओं को किस प्रकार से लगाया जाता है। अब चलते हैं हम वर्णों की गणना करने। तो वर्णों में सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। तो जो शब्द सिंगल होता है, जैसे ये लिखा हुआ है ये, तो ये शब्द है ना, ये अपने आप में एक वर्ण है, और ये जो लिखा हुआ है ये भी अपने आप में एक है, तो एक ये हुआ एक ये हुआ, तो दो हो गए। ठीक है, और गण को आप समझेंगे दोस्तों, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया अच्छी तरह से, तो उसको आप अच्छी तरह से देखें कि गण में कितने वर्ण होते हैं। तो एक गण में तीन वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3। चलो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, वर्णों की गणना। तो ये लिखा हुआ जैसे मदिरा सवैया, ये छंद है, छंद की प्रकृति है ये मदिरा सवैया, ये एक वर्णिक छंद माना जाता है। वर्णिक छंद से आपको अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जिनमें वर्णों की गणना की जाती है, मतलब वर्णों का काउंटिंग जहाँ की जाती है वो वर्णिक कहलाते हैं, और मात्रिक छंद वो कहलाते हैं जहाँ पे मात्राओं की गणना की जाती है। ठीक है, तो ये मदिरा सवैया प्रकृति का जो छंद है ये वर्णिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 22 वर्ण होते हैं, और अंत में एक गुरु वर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम चलते हैं अब उदाहरण की तरफ कि वर्णों की गणना कैसे करते हैं। तो ये लिखा है, उदाहरण है, चैटकसो धनु भंग कियो, चैटकसो धनु भंग कियो तन रावण के अति, चैटकसो धनु भंग कियो तन रावण के अति ही बल हो। ठीक है, अब फिर इस पे चलते हैं हम लास्ट वाले पे पद्य पे। तो ये लिखा, बाण समेत रहे पची के तह जा, बाण पची के रहे तह जा संग पे न तजो पलू हो। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा मुझे भी कम ही आता है, बट मैं ये उदाहरण हैं तो आपके लिए कठिन से कठिन उदाहरण को मैंने सरलता से पेश करने की कोशिश की। ठीक है, अब हम इसमें करते हैं वर्णों की गणना। ये हुआ एक वर्ण। ठीक है, एक वर्ण, 2 और 3, ये तीनों को मिला करके हमने काउंट कर दी, एक वर्ण हो गया, मतलब एक हो गया ये। ठीक है, गण हो गया, इसको गण बोलेंगे हम, ये गण। ये फिर से 1 2 3, ये फिर एक गण हो गया।
ऐसे हम इनको गिनते हुए या काउंट करते हुए चलते हैं। 1 2 ये 3 ये काउंट किया, 1 2 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 3 ये काउंट किया। हो गया अपना काउंटिंग। और ये लास्ट में इसमें देखा था कि एक जो लास्ट का वर्ण होता है वो गुरु होता है, तो ये अपने आप में गुरु है। आपको समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों? तो ये गुरु वर्ण है। उसी प्रकार अब हम चलते हैं नीचे। तो ये इन तीनों को मिला करके हमने एक गण बना दिया, फिर इन तीनों को मिला करके हमने एक गण बना दिया, फिर तीनों को मिला करके एक गण। इसी तरह हम इन वर्णों को मिला करके एक गण बनाते हैं। ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक चरण में 22 वर्ण होते हैं। तो अब हम इसकी काउंटिंग करेंगे। ठीक है। तो 3 गणों का एक मतलब 3 वर्णों का एक गण होता है। तो 3 6 9 12 15 18 21 और ये लास्ट वाला 22। ठीक है। इसी प्रकार हम काउंट करते हैं इसमें भी कि 3 6 9 12 15 18 21 और ये लास्ट वाला 22। ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा था कि इसमें 22 वर्ण होते हैं कुल, और जो लास्ट का वर्ण होता है वो गुरु होता है, तो दोनों में गुरु हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं इससे आगे। ये है मतगेंद मालती छंद। ये भी एक प्रकार का छंद है, मतगेंद मालती छंद जिसे बोलते हैं। ये भी वर्णिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं और क्रमशः 7 भगण होते हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। ठीक है। 23 प्रत्येक चरण में 23 तो वर्ण होंगे दोस्तों इसमें, और 7 भगण होंगे इसमें, और अंत में 2 गुरु वर्ण होंगे मतगेंद छंद में। ठीक है दोस्तों। तो इसके उदाहरण पे हम चलते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। उसी प्रकार अब हम आगे चलते हैं। आठों सिद्धि नव निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। ठीक है दोस्तों, ये हुआ अपना पद्य। अब हम इसमें वर्णों की काउंटिंग करेंगे किस प्रकार से होता है। तो चलते हैं हम उसी प्रकार जैसे इनमें किया था उसी प्रकार अब इसमें भी करते हैं। ये 3 वर्णों को मिला करके एक गण बना दिया हमने, ये गण। उसी प्रकार इन तीनों को मिला करके दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा और ये 7वां। ठीक है। अब इसमें भी इसी प्रकार से ये 3 वर्णों को मिला करके एक गण बना करके हमने इनकी काउंटिंग कर दी। ठीक है। ये करते हुए हम निकल गए आगे। तो अब हमको पता है कि जैसा कि मतगेंद जो या मालती छंद है उसमें 23 वर्ण होते हैं कुल। तो अब हम इसकी काउंटिंग करते हैं। 3 6 9 12 15 18 21 और ये 2 लास्ट के वर्ण 22 और 23। और इसमें लिखा हुआ था कि जो लास्ट के वर्ण होंगे वो गुरु होंगे। ये गुरु, दोनों वर्ण गुरु होंगे, तो ये दोनों वर्ण गुरु हैं। ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी काउंट करते हैं। ये 3 6 9 12 15 18 21 और ये लास्ट वाले 2 वर्ण ये दोनों गुरु हैं। ठीक है। तो 21 के बाद में 22 और 23 तो हुए ना अपने 23 वर्ण। ठीक है। अब इसमें जानते हैं भगण। अब भगण की मात्रा कैसे काउंट करते हैं, जैसे अभी पूछ रहा है कि इसमें क्रमशः 7 भगण होते हैं। भगण का मतलब आप दोस्तों जानते हो कैसे क्या होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि इनकी मात्राओं की गणना और ये भगण में कितनी मात्राएं होती है, कैसे क्या लगता है, ये सब बताया था मैंने आपको। फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये माता रा ज बा न स
ल गा, यानी ये माता राजबा नस्ल का। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये लिखा हुआ क्रमशः इसमें भगण 7 होंगे। 7 भगण के बारे में इसमें बताया गया कि 7 भगण होगा। तो इस भगण को हम जानते हैं कैसे होता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, ये है भगण। यहाँ से हम करेंगे भगण। ठीक है, 3 वर्णों का समूह हमने इसमें मिला लिया, ये एक गण हुआ। तो अब इसमें काउंट करेंगे हम मात्रा। ठीक है, तो ये बड़ा, ये छोटा और ये छोटा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में तो आ रहा है ना मैंने कैसे कर दिया। जैसे अभी इसमें से ले लो आप, तो ये 3 वर्ण होंगे शुरू के, तो इन तीनों वर्णों की हम जो मात्रा काउंट करेंगे ना इस पे, तो ये लघु, ये दीर्घ और ये दीर्घ। ठीक है, तो ये जो मात्रा है ना, इसको हम भगण मानते हैं। और भगण का मतलब ये होता है कि एक लघु होनी चाहिए, ये गण का मतलब होता है एक लघु मात्रा होनी चाहिए और 2 इसमें दीर्घ होनी चाहिए। उसी प्रकार अब हम इसमें जानते हैं कि भगण, इसमें बोला है कि भगण 7 होने चाहिए। तो भगण में पहला जो वर्ण होना चाहिए वो होना चाहिए गुरु, और 2 बाकी के वर्ण होने चाहिए लघु। ठीक है, अब इसमें देखो आप, ये पहला वर्ण जो है ये गुरु है और बाकी के दोनों वर्ण लघु हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार आप इसमें आप काउंट करो, ये भी पहला जो वर्ण है तो ये अपने आप में गुरु है और ये दोनों वर्ण लघु हैं। ठीक है, उसी प्रकार आप चलते हैं, हम इसमें काउंट करते हैं। तो ये वर्ण स्पष्ट है, इसका इस गण का वर्ण ये स्पष्ट है, तो ये हुआ ना इसकी तरह, ये यहाँ पे गुरु हुआ और ये दोनों वर्ण लघु हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। उसी प्रकार अब चलते हैं हम, चलो ठीक है, हम इसको तो ये सरलता से समझ में आ रहा है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें भी हमें यही देखना है कि पहला जो वर्ण होता है वो गुरु हो और 2 वर्ण लघु हों। ठीक है, तभी वो भगण कहलाएगा। तो इसमें देखते हैं ये 8, तो इसमें ये दोनों वर्ण हैं ये लघु हैं, ये दोनों वर्ण लास्ट वाले लघु हैं और ये गुरु है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें चलते हैं, इसी प्रकार इसमें चलते हैं, इसी प्रकार इसमें चलते हैं। ऐसे करते हुए हमने इनको काउंट किया। ठीक है दोस्तों, और हमारा एक नियम छूट गया था उसमें मात्राओं की काउंटिंग में, तो आप इसको मैंने नीचे लिखा है, सॉरी दोस्तों, लिखना मुझे वहीं चाहिए क्योंकि नियम के अनुसार तो क्रमानुसार ही कार्य होना चाहिए, बट मेरे से मिस्टेक हो गई तो मैंने इसको इसमें काउंट नहीं किया, तो मैंने फिर बाद में इसको यहाँ पे लिखा और बताना ज़रूरी समझा, वरना मैं चाहता तो इसको नहीं भी बताता तो किसी को क्या पता चलता। बट मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ किसी भी फ्रेंड के पास में या किसी भी दोस्त के पास में पहुँचाया जाए या किसी भी व्यक्ति के पास में पहुँचाया जाए, तो उसको पहले खुद परखो, जांचो और जो सही हो उसी को ही आप दूसरों तक पहुँचाए। अगर हम गलत प्रस्तुत करेंगे तो दूसरों की यार उसमें क्या गलती है, उसको तो पता नहीं है, तो वो तो जे ही मान लेगा। इसलिए दोस्तों मैंने इसको बताना ज़रूरी समझा। तो लास्ट में ये है योजक चिन्ह, जहाँ होता है तो ये योजक चिन्ह का सिंबल किया है, प्रतीक जिसे हम कहते हैं ये है, वहाँ पर भी हम गुरु की मात्रा ही काउंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये लिखा हुआ देश प्रेम, माता पिता, अब इनके बीच में योजक चिन्ह लगा, ये प्रेम है तो ये अपने आप में लघु है, तो इस पर लघु काउंट कर दी। ये दीर्घ है, इस पर मात्रा लगी है तो इस पर दीर्घ काउंट कर दी। अब इनके बीच में ये योजक चिन्ह लगा, तो जहाँ योजक होता वो वर्ण गुरु होता है। ठीक है, तो इस पे ही अपने आप में तो है क्या लघु, बट ये योजक की वजह से यहाँ पे हुआ गुरु। ठीक है, उसी प्रकार हम इसमें भी देख लेते हैं, माता पिता में भी इसके बीच में ये योजक चिन्ह लगा, ये वर्ण जो हैं गुरु हैं तो इस पर गुरु की मात्रा काउंट कर दी। ये अपने आप में लघु है तो लघु की मात्रा काउंट कर दी। और ये माता में पीछे जो वर्ण है ता वाला, तो ये अपने आप में दीर्घ हैं। अगर यहाँ पे लघु होता तो हम इसको दीर्घ बना देते हैं, बट ये अपने आप में भी लघु हैं तो हम इसको लघु ही काउंट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों, आपको कुछ भी इसमें समस्या हो और आपको लगे कि इसमें अभी सुधार होना चाहिए, या आपको जिस चीज़ में कन्फ्यूज़न हो रहा हो, तो आप
इस वीडियो की लास्ट में कमेंट करें और बताएं कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उसको हम अगले वीडियो में जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।